हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल के अंदर कॉमर्स क्लासेस में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई समय पर, क्योंकि 12 की आपकी पढ़ाई है, 12th क्लास है, तो आपको समय पर टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स चाहिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था? हमने किया था टेलर के प्रिंसिपल यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा प्रतिपादित हमने सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। यानी कि उस क्लास में हमने सिद्धांत को, जो उनके सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उनको हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम उनकी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम उनकी टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने प्लानिंग वाला चैप्टर, प्रिंसिपल वाला चैप्टर नहीं किया, टेलर के जो लास्ट क्लास नहीं की, उनके लिए मैंने एक इंफॉर्मेशन बटन ऊपर लगाया हुआ, आप उस पर क्लिक करें तो आपके सामने वो वीडियो खुल जाएगी। उसके द्वारा आप उस लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो देखना जरूरी है जब ये चैप्टर, ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज की बात करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हम एफ.डब्ल्यू. टेलर की टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक क्या है वो हम देखते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या बताया? 7 टेक्निक्स के बारे में बताया। 7 टेक्निक्स कौन कौन सी? सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। सेकंड उन्होंने बताया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। थर्ड बताया मेथड स्टडी, याद रखें, थर्ड मेथड स्टडी। फोर्थ बताया मोशन स्टडी, फोर्थ मोशन स्टडी। और फिफ्थ बताया टाइम स्टडी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ फटीग स्टडी। और लास्ट डिफरेंशियल वेज सिस्टम। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी टेक्निक्स है, जो कि हर इंडस्ट्रीज में और एवरी इंडस्ट्रियल हैव टू बी नॉलेज अबाउट द टेक्निक ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर्स। तो अपने बिजनेस के लिए होनी चाहिए। आज हम इसी के बारे में डिफाइन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या किया गया है? यहाँ पर इसके अंदर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग अलग रखा गया है। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग अलग रखा गया है। इस अलग अलग का मतलब क्या है कि प्रत्येक साइड आपको 4 भागों में बांटा गया है। प्लानिंग को भी 4 भागों में बांटा है और प्रोडक्शन को भी 4 भागों में। प्रोडक्शन कह लो, एग्जीक्यूटिव कह लो, एग्जीक्यूशन कह लो। यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्यों कहा गया है? प्लानिंग मतलब योजना और एग्जीक्यूशन मतलब कार्यवाही। तो उनको अलग अलग रखा गया है अकॉर्डिंग टू दियर स्पेशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दियर स्पेशल, उनकी जो स्पेशलाइजेशन के आधार पर उनको अलग अलग रखा गया है। दैट इज कॉल्ड द फंक्शन फोरमैनशिप। यानी पूरा फंक्शन ये काम कर रहा है, पूरी गतिविधियां है। तो अब इसके अंदर बात करते हैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर आता है। सेकंड आता है इसके अंदर रूट कलर। थर्ड टाइम एंड कॉस्ट कलर। फोर्थ डिसिप्लिनरी या डिसिप्लिन बोल सकते हैं। फिफ्थ अगर प्रोडक्शन इंचार्ज में देखते हैं तो स्पीड बॉस आएगा, गैंग बॉस प्रोडक्शन में आएगा, रिपेयर बॉस इसमें आएगा और इंस्पेक्टर इसके अंदर आएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको। वो सारी चीज किसके ऊपर लागू होंगी? वर्कमैन के ऊपर होगी, वर्कर के ऊपर होगी। तो चलते हैं, सबसे पहले इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर क्या होता है? इस कार्रवाई, इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या किया जाएगा? वर्कर्स के लिए डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, को वो उनके लिए डायरेक्शन बनाना और उनके लिए इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश बनाना इनका काम रहेगा वर्कर के लिए। दूसरा रूट कलर के अंदर क्या बताया जाता है कि रूट कलर में दिखाया जाएगा कि प्रोडक्शन किस रूट से होकर निकलेगा, प्रोडक्शन का जो रूट होगा वो क्या होगा, यहां इसमें डिफाइन करेंगे रूट कलर में। टाइम एंड कॉस्ट कलर के अंदर बताया जाता है कि ये देखा जाता है इसके अंदर कि टाइम, प्रोडक्शन में टाइम और उसकी कॉस्ट पर कंट्रोल किया जाता है कि टाइम कितने टाइम में और कितनी कॉस्ट में वो प्रोडक्शन होना चाहिए। टाइम एंड कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम में प्रोडक्शन हो और उसमें कॉस्ट कितनी रहे, इसके अंदर देखा जाएगा टाइम एंड कॉस्ट में। और डिसिप्लिनरी के अंदर क्या? डिसिप्लिनरी के अंदर बताया जाता है कि वर्कर के लिए रूल्स, प्लानिंग, रूल्स,
रेगुलेशन बनाए जाएंगे जिससे वो डिसिप्लिन में रहे, जिससे डिसिप्लिन रहेगा, यानी कि वो हर काम सही समय पर सही तरह से करें, तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन इसके अंदर बनाए जाते हैं। तो अब प्रोडक्शन इंचार्ज में देखते हैं स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या देखता है? स्पीड बॉस के अंदर वो ये देखता है कि हमारा जो वर्क है वो किस तरह से करेगा। देखिए यहां पर स्पीड बॉस में, तो यह स्पीड बॉस कहता है कि जो वर्क दिया गया है, जो वर्क है उसकी स्पीड क्या होगी, वो एक्यूरेट होना चाहिए और वो टाइमली हो। स्पीड बॉस कहता है कि वो जो वर्क है, वर्क शुड बी एक्यूरेट एंड इन टाइम बाउंड, यानी कि समय के अनुसार और एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये डिफाइन करता है स्पीड बॉस। और गैंग बॉस क्या करता है? गैंग बॉस हमेशा देखेगा मशीन और टूल्स को रेडी रखेगा ऑपरेशन के लिए, क्योंकि देखो प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, मशीन और टूल चाहिए, तो उनको रेडी करने का जो कार्य होगा वो गैंग बॉस के द्वारा देखा जाएगा। नेक्स्ट रिपेयर बॉस के अंदर देखा जाएगा मशीन और टूल्स को तैयार रखना, उनको प्रॉब्लम आती है तो उनको रिपेयर करना, उनको सही रखना, वो रिपेयर बॉस के अंदर है। और इंस्पेक्टर क्या देखता है? इंस्पेक्टर द क्वालिटी ऑफ द जॉब बाय द वर्कर, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, दैट इज द वर्क ऑफ द इंस्पेक्टर। तो ये सभी किस पर लागू होंगे? वर्कमैन पर होंगे। तो दैट इज द फर्स्ट टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। क्लियर हो गया होगा? फंक्शनल फोरमैनशिप ही बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सारा पार्ट आएगा। अब सेकंड इसकी टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इस टेक्निक में फ्यूल क्या कहते हैं, सॉरी टेलर क्या बोलते हैं कि जो वर्क है उसके अंदर जो अनैच्छिक कार्य है, अनैच्छिक मतलब वेस्टफुल वर्क है, अननेसेसरी वर्क उसके अंदर इंक्लूड किया गया है, उसको रिमूव कर दिया जाए और उसको सिंपल, यानी कि क्या क्या सरल कर दें, उस कार्य को सरलीकरण के अंदर लाए, सरलता प्रदान करें और उसमें एक परिमाप निश्चित करें, यानी कि स्टैंडर्ड डिफाइन करें, उस वर्क का स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड का काम होगा, और वो वर्क सिंप्लीफाइड होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कंपनी है, एक कंपनी क्या करती है, शूज कंपनी है। अब शूज कंपनी ने क्या किया, अपने शूज को साइज दिए, जैसे साइज क्या दिए, 4.25, 4.5, 4.75, 5 यानी कि 0.25 के भी उन्होंने क्या कर दिए, साइज बनाए शूज के, 0.25 के साइज बनाए, जो कि क्या है, एक इससे दो प्रॉब्लम होगी। एक तो कस्टमर जब वो उसको खरीदना चाहेगा तो वो कंफ्यूज होगा, क्योंकि बहुत सारा साइज हो गया और साइज के अकॉर्डिंग 25.25 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग बड़ा मुश्किल होगा उसको एडजस्ट करना, जो नंबर होंगे उनके इंचेस में या जूतों के या शूज के नंबर होंगे तो उन्हें बड़ा दिक्कत होगा। अगर उसी को हम क्या करते कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर जो आप देखते हो मार्केट में, तो आप सिंपली आसानी से अपना शूज, अपने स्लीपर्स आप खरीद पाते हो। अब जब वो कंपनी क्या कर रही है, 0.5 या 0.25 का वरीज में रेंज ले रही है साइज के, तो एक दो प्रॉब्लम आई। एक प्रॉब्लम आई कि कस्टमर कंफ्यूज रहा, दूसरा प्रॉब्लम आई कि उन साइज को बनाने के लिए क्या डाइज बनाई गई, अलग से पार्ट टूल बनाए गए, और टूल बनाने के लिए टाइम लगा और उसमें पैसा और अधिक लगा। दो चीजें हमारी मेनली दो प्रॉब्लम हो गई, कस्टमर ही कंफ्यूज है और दूसरा हमारा उस काम के अंदर क्या हो रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, वेस्ट ज्यादा निकल रहा है। तो ये चीज ना हो, वो टेक्निक में कहते हैं कि वर्क का एक परिमाप निश्चित हो कि ये काम होगा, उसका स्टैंडर्ड ये होगा और वो सिंपल होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी के अंदर टेक्निक में बोलते हैं, टेलर क्या कहते हैं कि एक काम करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं, कई सारे अल्टरनेट्स हो सकते हैं। इफ यू वांट टू डू अ वर्क, मैनी वे, मैनी मेथड्स फॉर डूइंग दिस, कि आपको करने के लिए कई सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, बट फ्यूल बोलते हैं कि सबसे बेटर, जो सबसे अच्छी टेक्निक हो, जिसके अंदर एफिशिएंसी हो, वर्क एफिशिएंसी हो, हमेशा वो अपनानी चाहिए। यानी कि एक काम में बहुत सारे तरीके हैं, तो यहां पर टेलर बोलते हैं मेथड स्टडी में कि वो मेथड अपनाए जो कि जिसके अंदर एफिशिएंसी हो और काम
अच्छे से हो सके, एफिशिएंटली हो सके, तो उस मेथड को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट अब आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या बोलता है कि मोशन स्टडी के अंदर कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ अनैच्छिक, कुछ बिना इच्छा यानी कि अनिच्छा वाले मोशंस पैदा हो जाते हैं। अनिच्छा वाले मतलब यहां बोलना चाहता हूं कि अननेसेसरी मोशन एक इंडस्ट्री के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। वो उनको जो मोशन हमें चाहिए नहीं, जो अननेसेसरी मोशन है, उनको रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए इंडस्ट्री के अंदर 100 वर्कर है और 100 वर्कर सब मिलकर क्या बना रहे हैं, 100 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेट करते हैं एग्जांपल, 100 वर्कर क्या कर रहे हैं, पर डे 100 टन कोई भी चीज प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन है 100 टन की। अब क्या किया गया, ये निर्णय लिया गया कि अगर हम 10 उसमें से 10 एम्प्लॉय को निकाल दें तो भी प्रोडक्शन 100 टन बन रही है। तो प्रोडक्शन कितनी बन रही है, 100 टन। यानी कि 10 जो एम्प्लॉयज थे वो क्या थे, इसका मतलब वो क्या थे कि वो प्रोडक्शन के अंदर नेगेटिव इफेक्ट था। कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन के अंदर सहयोग नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका मोशन सही नहीं था, जो गतिविधियां थी उनकी वो सही नहीं थी, वो काम पर ध्यान नहीं था, या कुछ कारण और हो सकते हैं। यानी कि वो गतिविधियां जो एक प्रोडक्शन को नेगेटिव करती है, प्रोडक्शन का उनका नेगेटिव इफेक्ट होता है, अगर उनको हटा दिया जाए तो भी प्रोडक्शन पर इफेक्ट नहीं होता। इससे फायदे क्या होंगे, एक तो कॉस्ट कम होगी और दूसरा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इससे प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो अनैच्छिक या गलत गतिविधियां होती है वर्कर्स के द्वारा, उनको रिमूव करना इस स्टडी के अंदर बताया गया है। अब आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब यहां क्या बताया है कि इस गतिविधि में अगर मैं बात करता हूं, टेलर बोलते हैं अपनी टेक्निक के अंदर, टाइम स्टडी के अंदर समय गति में समय स्टडी के अंदर क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर काम करने का एक समय होना चाहिए। समय मतलब अगर इफ यू डू अ वर्क, तो आप एक काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर टाइम के अंदर, बाउंड के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं तो वो एक वर्कर उस काम को कर रहा है 2 घंटे में, एक वर्कर उसको कर रहा है 10 घंटे में। नहीं, आप जब भी कोई काम देंगे तो उन्हें टाइम बाउंड देंगे कि आप इतने टाइम में ये काम होना चाहिए, ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर वर्क विल बी डन, होना हैव टू बी डन, कि होना चाहिए। तो यहाँ बोलता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर ये ना हो तो हमारी प्रोडक्शन तो होगी पर वो कितने समय में होगी और वो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी इंडस्ट्रीज में क्या आएगा। तो हर एक एक्टिविटी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाना चाहिए कि जो एक्टिविटी की जा रही हो टाइम बाउंड हो, टाइम के अंदर ही हो। नेक्स्ट फटीग स्टडी। फटीग स्टडी के अंदर आप समझते हैं फटीग का मतलब क्या होता है, थकान। थकान ये स्टडी क्या कहती है कि आप मशीन या फिर वर्कर को एक समय के बाद, एक इंटरवल के बाद, पर्टिकुलर समय के बाद कुछ आराम देना चाहिए। फटीग स्टडी कहती है कि आप वर्कर्स को, इवन मशीन्स को भी एक समय, एक इंटरवल के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ आराम दिया जाना चाहिए। वो 8 घंटे 10 घंटे जो भी आपका लगता है उसके अकॉर्डिंग उनको आराम देना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप उनको आराम नहीं देते तो क्या होगा, वो थक जाएंगे और उनकी प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन करने की एबिलिटी कम होती जाएगी, काम करने की एबिलिटी कम हो जाएगी, इच्छा कम होने लग जाएगी, जिसका नेगेटिव इफेक्ट किस पे आएगा, इंडस्ट्री पे आएगा या उस उद्योग पे आएगा। तो हर एक मैनेजमेंट को या हर मैनेजर को चाहिए कि वो टूल्स हो, वो मशीन हो या वर्कर हो, एक समय के बाद उनको आराम करने का, रेस्ट देने का समय निकाला जाए, समय दिया जाए। क्यों, जो रेस्ट है वो दोबारा से उनकी एबिलिटी को इंप्रूव करता है, उनके अंदर एक दोबारा से ताजगी लाता है, एक दोबारा से मोशन पैदा करता है, जिससे वो फिर दोबारा से काम, उस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाते हैं और बहुत गति से कर पाते हैं। तो एक फटीग स्टडी में कहता है कि मशीन हो, टूल्स हो या वर्कर हो, उनको एक समय के बाद क्या देना चाहिए, उनको आराम करने का समय देना चाहिए, उनको रेस्ट देना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट है डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम में टेलर बोलते हैं, इस टेक्निक के अंदर क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं डिफरेंशियल वेज सिस्टम के अंदर कि कभी भी
कभी भी इंडस्ट्री के अंदर सभी वर्कर को एक ही जैसी सैलरी पर ना रखा जाए। सैलरी कैसी होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू दियर वर्क डन। जब जिन्होंने जो काम किया उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होनी चाहिए, अलग अलग सैलरी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, एक एक वर्कर जो कार्य नहीं कर रहा और एक वर्कर जो दिन रात या बड़ी मेहनत से काम करता है, दोनों की सैलरी होगी, तो जो सेकंड वर्कर है वो उसका मनोबल गिर जाएगा। वो कहेगा कि जब ये इतना काम करने पर भी सैलरी पूरी ले रहा है या उतनी सैलरी ले रहा है, तो मुझे मैं क्यों करूं, मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं। इससे अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे आएगा? उस बिजनेस पे, उस इंडस्ट्री पे आएगा। तो क्या करना चाहिए? ये हमारे बोलते हैं, टेलर कहते हैं कि काम के आधार पर सैलरी होनी चाहिए, काम के आधार पर उनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए, काम के आधार पर उनको मजदूरी देनी चाहिए। जितना जिसका जो काम होगा उसके अकॉर्डिंग उनको मजदूरी दी। इससे क्या होगा? इससे मोटिवेशन बढ़ेगा उनमें कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उनकी सैलरी ज्यादा है, जो व्यक्ति ने ज्यादा प्रोडक्शन किया है उनका वेजेस ज्यादा है, तो दूसरे वर्कर भी वेजेस के लिए, अच्छी वेजेस के लिए, वेजेस को इंप्रूव करने के लिए वो ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा काम करेंगे और लगन से करेंगे, जिससे अल्टीमेटली इफेक्ट आएगा किस पर? बिजनेस पर, इंडस्ट्री पर, कि वो बिजनेस जल्दी ग्रो होगा, उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसके सेल्स या उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो हमने बात की डिफरेंशियल वेज सिस्टम की। तो ये थे टेक्निक्स। तो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर देखा कि जो फ्यूल है, सॉरी टेलर है, वो प्रोडक्शन के ऊपर जोर देते हैं। तो ये सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो चीजें वो कैसे यूज करते हैं, वो कैसे उनको अपनाना चाहिए, कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए। तो आप लोगों को मुझे लगता होगा कि आप लोगों को सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी कोई डाउट है वो आप लिख के दें या उसमें डाल दें, जिससे मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उसको रिमूव कर पाऊं। तो आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। बट आप मेरे से बने रहे और मेरी इस वीडियोस को, मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, और इन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली अपडेटेड या लेटेस्ट जो वीडियो है वो आप लोगों के पास उसका इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, इंटीमेट हो जाए, इंटीमेशन मिल जाए, जिसकी वजह से आप उसको समय पर देख पाए। क्योंकि मैं कोर्स करा रहा हूं और चैप्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप समय पर या टाइम के साथ नहीं इसको देखेंगे तो आप लोगों को बड़ी इससे प्रॉब्लम होने वाली है, हानि होने वाली है, आप लोगों को वीडियो ढूंढने में मुश्किल होगी। तो धन्यवाद, और इसके साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए लेता हूँ। प्लीज लाइक एंड शेयर।